नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम ही विरोधाभास से जुड़ा है। एक ऐसा इंसान जिसने एक तरफ तो भारत को आधुनिक बनाया, लेकिन दूसरी तरफ उसी ने एक ऐसे विद्रोह की चिंगारी भड़काई जिसने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लॉर्ड डलहौजी की, एक साम्राज्य के निर्माता की। जरा सोचिए, साल है 1848 और महज 36 साल की उम्र में दुनिया के सबसे बड़े और पेचीदा इलाकों में से एक पर शासन करने की जिम्मेदारी किसी को मिलती है। यही हकीकत थी लॉर्ड डलहौजी की, और उनकी कम उम्र के साथ ही एक जबरदस्त महत्वाकांक्षा, एक ऐसी जिद जो हिंदुस्तान की किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उनका एजेंडा बिल्कुल साफ और बड़ा साहसी था। पहला था विस्तार, मतलब किसी भी कीमत पर ब्रिटिश साम्राज्य की सीमाओं को और आगे बढ़ाना। और दूसरा आधुनिकीकरण, इस पुरानी धरती पर टेक्नोलॉजी और नए जमाने के इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत को लाना। लेकिन जब ये दो बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं आपस में टकराईं तो क्या हुआ? एक ऐसा टकराव जिसने पूरे उपमहाद्वीप में आग लगा दी, एक विद्रोह जिसने एक साम्राज्य को उसकी नींव तक हिला दिया। तो जब डलहौजी 1848 में कलकत्ता पहुंचे तो किसी को कोई शक नहीं था कि उनका मिशन क्या है। लक्ष्य एकदम साफ था, साम्राज्य की शान के लिए, व्यापार के मुनाफे के लिए और आर्थिक दबदबे के लिए ब्रिटिश इलाके का विस्तार करना। और यहीं से भारत में एक बड़े बदलाव के दौर का मंच तैयार हो गया था। डलहौजी का सबसे बड़ा हथियार बहुत सीधा और असरदार था, विलय की नीति। ये भारतीय क्षेत्रों पर सीधे सीधे कब्जा करने का एक तरीका था, चाहे वो जंग के मैदान में हो या फिर राजनीतिक दांवपेच से। मकसद एक ही था, ज्यादा से ज्यादा जमीन को ब्रिटिश झंडे के नीचे लाना। तो असल में ये नीति दिखती कैसी थी? देखिए, 1849 में दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद पंजाब पर कब्जा कर लिया गया। फिर 1852 में व्यापारिक झगड़ों को बहाना बनाकर निचले बर्मा को हड़प लिया गया, और 1856 में अवध को कुशासन के एक बहुत ही विवादित आरोप पर मिला लिया गया। ये एक ऐसा कदम था जिसने मुस्लिम अभिजात वर्ग को बहुत नाराज किया, जो लंबे समय से अंग्रेजों के वफादार माने जाते थे। लेकिन डलहौजी की हर चाल में फौज की जरूरत नहीं थी। उनका सबसे कुख्यात राजनीतिक हथियार तो कुछ और ही था, और वो था व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये तलवार से नहीं बल्कि कलम से की गई एक विजय थी। तो ये सिद्धांत आखिर था क्या? इसका तर्क सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, लेकिन था बड़ा क्रूर। इसके मुताबिक अगर किसी रियासत के राजा की मौत बिना किसी पुरुष वारिस के हो जाती तो उसका राज्य अपने आप ब्रिटिश साम्राज्य में मिल जाता था। इस एक नियम ने गोद लेने के सदियों पुराने हिंदू अधिकार को पूरी तरह से खत्म कर दिया, जो कई राजवंशों के लिए एक पवित्र परंपरा थी। इस नीति को लागू करने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों को 3 श्रेणियों में बांट दिया। जो राज्य अंग्रेजों ने बनाए थे उन्हें तो गोद लेने की इजाजत ही नहीं थी। जो आश्रित राज्य थे उन्हें इजाजत मांगनी पड़ती थी, जो अक्सर मना कर दी जाती थी। और जो तथाकथित स्वतंत्र राज्य थे उन्हें भी अंग्रेजों की मंजूरी लेनी पड़ती थी। मतलब ये एक तरह का कागजी जाल था जो भारतीय शासकों से उनकी संप्रभुता छीनने के लिए बनाया गया था। और इसका असर बहुत तेजी से और बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। 1848 में सतारा से लेकर 1854 में नागपुर तक एक के बाद एक राज्य ब्रिटिश राज में मिलते चले गए। इस लिस्ट में झांसी भी था, एक ऐसा नाम जो आगे चलकर प्रतिरोध का प्रतीक बनने वाला था। ये एक ऐसा व्यवस्थित अधिग्रहण था जिसकी झटके पूरे भारत में महसूस किए जा रहे थे। लेकिन डलहौजी की कहानी सिर्फ कब्जे की नहीं है। सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, और वो है निर्माता का। डलहौजी ने घरेलू सुधारों का एक ऐसा व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जिसने इस उपमहाद्वीप का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। डलहौजी ने संचार के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। 1852 तक पहली टेलीग्राफ लाइनें बिछाई जाने लगी, जो कलकत्ता, पेशावर और बॉम्बे जैसे बड़े शहरों को एक दूसरे से जोड़ रही थीं। संदेश अब मिनटों में पहुंच सकते थे। इसी के साथ 1854 का नया पोस्ट ऑफिस एक्ट आया, जिसने पहली बार डाक टिकटों की शुरुआत की। ये सिर्फ सुविधाएं नहीं थी, बल्कि ये ब्रिटिश कंट्रोल को मजबूत करने और पूरे देश में सूचना के बहाव को नियंत्रित करने के रणनीतिक उपकरण भी थे। और शायद इस क्रांति का सबसे बड़ा प्रतीक था ये नंबर, आधा आना। ये एक चिट्ठी के लिए नई यूनिफॉर्म डाक दर थी, चाहे वो कितनी भी दूर भेजी जाए। पहली बार इस विशाल देश में संचार आम लोगों की पहुंच में आ गया था। डलहौजी का पूरा ध्यान आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर था।
उन्होंने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी PWD बनाया, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की देखरेख करता था। गंगा नहर और मशहूर ग्रैंड ट्रंक रोड जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पूरे किए गए। और हां, सबसे बढ़कर उन्होंने भारतीय रेलवे की नींव रखी, एक ऐसी विरासत जिसने उन्हें भारतीय रेलवे का जनक का खिताब दिलाया। डलहौजी का असर शिक्षा तक भी पहुंचा। चार्ल्स वुड के 1854 के डिस्पैच को अपनाकर, जिसे अक्सर आधुनिक भारत का बौद्धिक चार्टर कहा जाता है, उन्होंने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की नींव रखी जिसने आने वाली पीढ़ियों के दिमाग को एक नई दिशा दी। तो हम लॉर्ड डलहौजी की विरासत को आखिर किस नज़र से देखें? यहीं पर हम उनके शासन के उस सबसे बड़े विरोधाभास का सामना करते हैं। क्या वो एक दूरदर्शी निर्माता थे या फिर एक बेरहम विध्वंसक? ये विरोधाभास बिल्कुल साफ है। एक तरफ है उनकी आक्रामक विलय नीति और व्यपगत का सिद्धांत, जिसने 1857 के विद्रोह की आग में घी का काम किया। तो दूसरी तरफ है रेलवे, डाक व्यवस्था, PWD और आधुनिक शिक्षा की एक स्थायी विरासत। एक ही आदमी और दो बिल्कुल अलग अलग पहचान। और एक सुधारक के तौर पर उनके प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसा कि कहा भी जाता है, उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में सराहा जाता है। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? और इसी के साथ हम इस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। डलहौजी के सुधारों ने बेशक भारत को एक आधुनिक राष्ट्र बनने की राह पर डाल दिया, लेकिन उनकी विस्तारवादी नीतियों ने उस आग को भी भड़काया जो 1857 के विद्रोह में भड़क उठी। तो सवाल यह है कि क्या प्रगति की कीमत विद्रोह थी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहासकारों के बीच गूंजता है, और यही लॉर्ड डलहौजी की जटिल और स्थायी विरासत का सबसे बड़ा सबूत है। हम लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम हैं और हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूल परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री प्रदान करते हैं। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लॉर्ड डलहौजी की विरासत पर आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।